एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ आपके पेपर F7 अप्लाइड स्किल्स में जो एक पेपर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके बारे में प्रपोज चेंजेस जो आपके सिलेबस में अब आए हैं 22-23 के लिए हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अपनी ACCA की साइट से ACCA ग्लोबल, वहां से ये PDF डाउनलोड कर लेनी है। ये PDF आपको सिलेबस चेंज की मिल जाएगी। इन केस आप नहीं फाइंड आउट कर पाते हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये PDF दे दूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर सिर्फ कंसेप्चुअल अप्रोच में जो चेंजेस हुए हैं सिर्फ वही डिस्कस करूंगी। बाकी जो टर्म्स में चेंजेस आए हैं वो आप एक बार खुद रीड आउट कर लेना, वो सिंपल है, ठीक है। मेजर 2 चेंजेस आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएट कंपनी की जो हम रिपोर्टिंग करते थे उस केस में कंसोलिडेशन में, एंड नेक्स्ट उसके बाद चेंज आया है आपके IFRS 15 में। कंसेप्चुअल चेंज नहीं है, जस्ट एक क्लैरिफिकेशन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो एसोसिएट अकाउंटिंग में चेंज है अनरियलाइज प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करने में, वो किस तरह से आएगा। अब बात करते हैं कि एसोसिएट कंपनीज की अकाउंटिंग में चेंज क्या आया। मैंने क्या किया, जो आपका एप्लीकेबल स्टडी मटेरियल था सितंबर 22 एंड उसके बाद का जो स्टडी मटेरियल अब नया जो इशू किया जून 23 के लिए, 22-23 के लिए मैंने वो ओपन कर लिया। सबसे पहले मैं क्या करूंगी आपको बता देती हूँ एक बार कि एसोसिएट की हम अकाउंटिंग करते कैसे थे, ठीक है। पुराना प्रोविजन क्या होता था, अब जो नया प्रोविजन आया है उसमें क्या रिपोर्टिंग है। देखो, एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या हुआ। एसोसिएट कंपनी का मतलब हुआ कि आपने 50% से कम शेयर एक्वायर किया। बेसिकली जो आपका शेयर एक्वायर्ड है इसमें वो 20% से लेकर 50% था। मतलब कंसोलिडेशन में जहां पर हमारे पास कंट्रोल आ जाता था, क्योंकि मैं मोर देन 50% शेयर एक्वायर कर लेती थी, तो दैट्स व्हाई मैं उसके सारे एसेट्स जो मेरी सब्सिडरी कंपनी है उसके सारे एसेट्स या लायबिलिटी कंसोलिडेट कर लेती थी, मतलब अपने ऐड कर लेती थी। दैट्स व्हाई कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिट एंड लॉस बनते थे। लेकिन अब इसमें क्या होता है, एसोसिएट कंपनी के केस में हमारे पास कंट्रोल नहीं आता, हमारे पास क्या आता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है। मतलब वी कैन नॉट कंट्रोल दैट अनदर एंटिटी बट वी कैन इम्पोज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन दैट अदर एंटिटी, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल लाने के लिए मुझे मेजोरिटी चाहिए। ये तो बात रही एसोसिएट कंपनी। सेकेंड थिंग, आपने एक बात का ध्यान रखना है कि एसोसिएट एंटिटीज ग्रुप का पार्ट नहीं होती है। एसोसिएट एंटिटीज ग्रुप के बाहर मानी जाती हैं। मतलब लेट्स से सपोज करो एक पेरेंट एंटिटी है जिसने सब्सिडरी कंपनी एस का 53% शेयर एक्वायर कर लिया, और एक कंपनी ए है जिसका उसने सिर्फ 48% शेयर एक्वायर किया। तो क्या होगा, जो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनेंगे वो किसके बनेंगे, P प्लस S के। मतलब जो ग्रुप का पार्ट बनेंगी वो कौन कौन सी कंपनीज होंगी, P एंड S। लेकिन जो एसोसिएट कंपनी है यानी कि ए कंपनी, वो ग्रुप का पार्ट नहीं बनेगी। ये तो रही बेसिक्स के बारे में। अब हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करते थे, क्योंकि हमारे पास एसेट्स का कंट्रोल नहीं है, दैट्स व्हाई मैं क्या करती थी, rather than adding all assets and liabilities, मैं अपनी बैलेंस शीट में सिर्फ एक एलिमेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शो कर देती थी। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते वक्त हम इक्विटी अकाउंटिंग फॉलो करते थे, इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। एंड इन इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आपने इन्वेस्टमेंट ले लिया आपने, प्लस उसमें ऐड कर दो शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स माइनस इम्पेयरमेंट लॉसेस और अनरियलाइज प्रॉफिट। अब ये अनरियलाइज प्रॉफिट के पार्ट में ही हमारा चेंज आया। जो आपके वर्किंग नोट्स बनेंगे वो एज यूजुअल वैसे ही बनेंगे। वर्किंग नोट 1 ग्रुप स्ट्रक्चर, एक पेरेंट एंटिटी है जिसने सब्सिडरी एंटिटी एक्वायर की है प्लस एक एसोसिएट एंटिटी को एक्वायर किया है, तो जो ग्रुप बना है वो P और S का बना है एंड एसोसिएट कंपनी ग्रुप के बाहर है। वर्किंग नोट 2 नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, उसी तरह से सब वर्किंग होगी, इसमें कोई चेंज नहीं है, कंसोलिडेशन के प्रिंसिपल्स लगेंगे। वर्किंग नोट 3 गुडविल कैलकुलेट करनी है सब्सिडरी की, अगेन सेम वही वर्किंग
वर्किंग्स हैं, इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। वर्किंग नोट 4, एनसीआई में भी जो आप नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो इन केस ऑफ सब्सिडरी, वो भी वही रहेगा जो कंसोलिडेशन के प्रिंसिपल्स आए हैं। वर्किंग नोट 5 में चेंज आता था, whenever an associate company is also accounted in consolidated statement of profit or loss, तो आपको क्या करना है, पेरेंट का रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस सब्सिडरी कंपनी का रिटेन्ड अर्निंग्स तो लेना ही लेना है, साथ के साथ आपको एसोसिएट कंपनी का जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो भी लेना है, जो आपका शेयर है। ठीक है, इसमें इम्पेयरमेंट लॉसेस ऑफ सब्सिडरी, इम्पेयरमेंट लॉसेस ऑफ एसोसिएट ऑल्सो, वो भी कंसीडर करना है। अब सो देखो, अनरियलाइज प्रॉफिट जो पेरेंट और सब्सिडरी की ट्रांजैक्शन के बीच में आ रहा है, जिसको हम इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, वो तो एडजस्टमेंट होगी ही होगी, और वैसे ही होगी जैसे आपके कंसोलिडेशन प्रिंसिपल्स हैं। इन केस अगर आपको कंसोलिडेशन प्रिंसिपल्स याद नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये वीडियो देखने से पहले आप एक बार वो प्रिंसिपल्स रिवाइज कर लो। ठीक है, और लेस साथ के साथ हमने अनरियलाइज प्रॉफिट करना है। अनरियलाइज प्रॉफिट मतलब जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस में प्रॉफिट आता है। अगर पेरेंट कंपनी सेल कर रही है एसोसिएट कंपनी को, तो उस केस में पेरेंट कंपनी ने सेल किया, मतलब यहां पर होगा आपका प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स में, पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स में, एंड दिस प्रॉफिट इज टू बी डिडक्टेड। ठीक है, दूसरा, अगर एसोसिएट कंपनी पेरेंट कंपनी को सेल कर रही है, इट मींस जो आप पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऐड कर रहे हो ना, किसका, एसोसिएट का, तो एसोसिएट कंपनी में प्रॉफिट होगा। सो दैट्स व्हाई मुझे क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक जो वर्किंग नोट और बनेगा एडिशनल, वर्किंग नोट 5 के अलावा एसोसिएट कंपनी की जब अकाउंटिंग होगी वो होगा वर्किंग नोट 6। वर्किंग नोट 6 वही कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना बताएगा हमें कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरह से कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो आपने पहले कॉस्ट लगाई, इनिशियल कॉस्ट जिस पे परचेज किया, वो ले लोगे, फिर इसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऐड कर देने हैं, इम्पेयरमेंट और अनरियलाइज प्रॉफिट्स जो है वो माइनस कर देने हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, आपका वर्किंग नोट 6 बनेंगे। अब जहां पर चेंज आया जिस टॉपिक में, उस टॉपिक पर चलते हैं। चेंज आया है आपका इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग में। ठीक है, तो मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि हम पहले क्या करते थे और अब हम 2023 के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चेंज आया उसमें क्या करेंगे। ठीक है, unrealized profits on trading between groups and associate must be eliminated to the extent of investors interest. To the extent of investors interest मतलब प्रॉफिट चाहे रिटेन्ड अर्निंग्स में, पेरेंट्स की रिटेन्ड अर्निंग्स में हो, या फिर प्रॉफिट चाहे एसोसिएट की रिटेन्ड अर्निंग्स में हो, आपने एलिमिनेट करना है। बट एलिमिनेट आपने करना है कब, जितना पार्ट पेरेंट का है। देखो, अगर एसोसिएट कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स में प्रॉफिट इंक्लूडेड है, कौन सा प्रॉफिट, जो इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग से आया है, तो एसोसिएट कंपनी का कुछ पार्ट, जो प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है वो उसमें आ रहा है ना, पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हो रहा है ना वर्किंग नोट 5 के थ्रू। तो दैट्स व्हाई आपने इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट तक जितना प्रॉफिट है उतना ही एलिमिनेट करना है। कैलकुलेट कैसे करोगे, वही अनरियलाइज प्रॉफिट जैसे कैलकुलेट करते थे। क्लोजिंग इन्वेंट्री ले लो, सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाला लेना है, जो सेल हो चुका है वो नहीं लेना। सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाला लेके उस पे मार्कअप मार्जिन की फॉर्मूला लगा दो, आपको मार्कअप दिया हुआ है तो, मार्जिन दिया हुआ है तो आपने अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द कंसोलिडेशन बेसिक्स तो एक बार कंसोलिडेशन रेफर कर लेना, नहीं तो इस वीडियो में नहीं समझ आएगा। ठीक है, चलो, तो पहले जो हम जर्नल एंट्री पास करते थे वो क्या करते थे, डेबिट शेयर ऑफ प्रॉफिट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, मतलब वर्किंग नोट 5 में से ग्रुप की रिटेन्ड अर्निंग्स में से प्रॉफिट माइनस कर देते थे। अब ग्रुप की रिटेन्ड अर्निंग्स अगर पेरेंट कंपनी ने सेल की होगी एसोसिएट कंपनी को, तो पेरेंट कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स में होगी, और पेरेंट कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स कहाँ आती हैं, वर्किंग नोट 5 में आती हैं, वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा, अगर एसोसिएट कंपनी ने सेल किया होगा पेरेंट कंपनी को, तो एसोसिएट कंपनी का जो सेल है वो पेरेंट कंपनी कहाँ पर रिकॉर्ड करती है, वर्किंग नोट 5 में, तो अगेन वर्किंग नोट 5 में एडजस्टमेंट्स होंगी।
क्रेडिट क्या कर देना, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वाला पार्ट है वो आपका इन्वेस्टमेंट से भी ये प्रॉफिट का पार्ट निकल जाएगा। ये अभी तक हम करते आए थे अकॉर्डिंग टू योर करंट सिलेबस, प्रीवियस सिलेबस। अब जो प्रपोज चेंजेस हुए हैं वो क्या हुए हैं, पहले इन प्रपोज चेंजेस को रीड कर लेते हैं एक बार। सो ये प्रपोज चेंजेस क्या हैं, इन द पास्ट एफआर एग्जामिनिंग टीम हैव एक्सेप्टेड अ सिंप्लीफाइड अप्रोच टू अकाउंटिंग, उसने सिंप्लीफाइड अप्रोच फॉलो की थी फॉर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन बिटवीन अ पेरेंट कंपनी एंड इट्स एसोसिएट, whereby credit would be awarded for recording the same adjustment journal entries regardless of whether the transaction was upstream or downstream। मतलब इन्होंने क्या करते थे, हम पहले एक ही ट्रीटमेंट अडॉप्ट कर रहे थे, चाहे वो ट्रांजेक्शन पेरेंट टू एसोसिएट हुई हो या एसोसिएट टू पेरेंट हुई हो, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने इस ट्रांजैक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कौन सा, एक तो अपस्ट्रीम और दूसरा डाउनस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन कौन सी हुई, अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन हुई जो एसोसिएट कंपनी पेरेंट को सेल कर रही है, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन कौन सी, जो पेरेंट कंपनी एसोसिएट को सेल कर रही है। अब जो सिलेबस में चेंजेस आए, ये आपके न्यू मटेरियल में इस एंट्री को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन से 2 पार्ट्स में, व्हेन पेरेंट सेल्स टू एसोसिएट, पेरेंट सेल्स टू एसोसिएट मतलब ये डाउनस्ट्रीम है, और व्हेन एसोसिएट सेल्स टू पेरेंट्स, एसोसिएट सेल्स टू पेरेंट्स मतलब ये अपस्ट्रीम है, ठीक है। तो अब पहले हम अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। व्हेन एसोसिएट कंपनी सेल्स टू पेरेंट, तो जब एसोसिएट कंपनी पेरेंट को सेल करेगी तो क्या होगा, एसोसिएट जो इन्वेंट्रीज हुई है एसोसिएट से पेरेंट में आई है, एसोसिएट कंपनी से पेरेंट में आई है, यानी कि एसोसिएट कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है, प्रॉफिट्स, और पेरेंट कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है, वो क्लोजिंग स्टॉक। तो दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगी, प्रॉफिट एलिमिनेट कर दूंगी फ्रॉम वर्किंग नोट 5, डेबिट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, और जो पेरेंट कंपनी के क्लोजिंग स्टॉक में वो वाला अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो भी क्रेडिट कर दूंगी। तो डेबिट शेयर ऑफ प्रॉफिट और एसोसिएट्स और क्रेडिट इन्वेस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन अगर डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन हो रही है, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन हो रही है मतलब जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो हो रही है फ्रॉम पेरेंट कंपनी टू एसोसिएट कंपनी, तो अब इस केस में हम लोग इन्वेस्टमेंट में से क्या करेंगे, देखो क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो यहाँ पर वो एसोसिएट कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इक्विटी अकाउंटिंग के अंडर हम पेरेंट एसोसिएट कंपनी के क्लोजिंग स्टॉक को कंबाइन नहीं करते हैं, हम सिर्फ प्रॉफिट वाला पार्ट कंसीडर करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो दैट्स वाई अगर वो एसोसिएट कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। पेरेंट कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है ना हम वो माइनस कर देंगे, मतलब उसमें से प्रॉफिट माइनस कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट पेरेंट्स कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्रेडिट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। तो ध्यान रखना जहां पर आप लोग पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ये एंट्री पास करते थे डेबिट प्रॉफिट और लॉस और क्रेडिट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, वहीं अब आपको 2 अलग अलग एंट्रीज, दोनों में से एक एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। अगर अपस्ट्रीम होगा मतलब एसोसिएट टू पेरेंट होगा तो आप पेरेंट कंपनी की इन्वेंट्री रिड्यूस करोगे और प्रॉफिट कम करोगे, लेकिन अगर डाउनस्ट्रीम होगा तो आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट रिड्यूस करोगे, ठीक है। सो ये एक तो फर्स्ट एडजस्टमेंट थी, ये फर्स्ट आपका सिलेबस चेंज था जो मेजर चेंज आया, ठीक है। ये अप्रोच जो है वो टेक्निकली ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू प्रीवियस, ज्यादा क्या कहते हैं लॉजिकल है, ठीक है। सेकंड हम लोग बात करते हैं IFRS 15 में, मैं चेंज नहीं कहूंगी इसको, मैं क्लैरिफिकेशन कहूंगी ACCA एग्जामिनिंग टीम की। अब क्लैरिफिकेशन क्या है उससे पहले आप लोग एक बार प्रोविजन समझ लो ताकि आपको प्रोविजन समझ में आ जाए, फिर हम क्लैरिफिकेशन समझेंगे। सो नेक्स्ट अब यहाँ पर हमने समझना है कि आपका जो IFRS 15 है उसमें क्लैरिफिकेशन जो है वो क्या दिया,
अब क्लैरिफिकेशन जानने से पहले अगेन दो चीजें आपको करनी है। एक तो रेवेन्यू जो स्टैंडर्ड है आपका IFRS 15 वो रिवाइज करना है, तभी आपको ये क्लैरिफिकेशन समझ में आएगा। और मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ कि हमारा ओल्ड प्रोविजन क्या था और अब न्यू प्रोविजन क्या प्रिवेल कर रहा है। तो देखो IFRS 15 में आपको कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रॉफिट लॉस या रेवेन्यू या कॉस्ट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, वो किस तरह से रिकॉग्नाइज करनी है। दो चीजें थी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, और दूसरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब धीरे धीरे करके सेटिस्फाई हो रही है, एट अ पॉइंट इन टाइम मतलब कंट्रोल चला गया उसी वक्त सेटिस्फाई होगी। तो IFRS 15 का जो 5 स्टेप अप्रोच दी हुई है उसमें 5th स्टेप में हमें ये कहा गया है कि आपने रेवेन्यू सिर्फ उन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से रिलेटेड रिकॉग्नाइज करना है विच आर सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम, या फिर जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है। इसका मतलब अगर आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अभी सेटिस्फाई नहीं हुई है तो हम वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे करके सेटिस्फाई हो रहे हैं, धीरे धीरे करके आप कंस्ट्रक्शन करोगे, एकदम से एक दिन में नहीं कर दोगे। तो उससे रिलेटेड 3 प्रोविजंस प्रिवेल कर रहे थे। क्या आपने क्या करना है, अपना ओवरऑल आउटकम देखो, मतलब आपको जितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलना है उसके अगेंस्ट आपकी जितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। आप ओवरऑल आउटकम देखो, आपका अगर ओवरऑल आउटकम प्रॉफिट है तो उस केस में आपने रेवेन्यू और उससे रिलेटेड कॉस्ट जितनी भी आपके प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग मेजर हुई है वो कर देनी है। अब ये प्रोग्रेस कितनी, प्रोग्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मैम कितना पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट हो गया। तो इससे रिलेटेड हमारे पास 2 मेथड्स थे, एक था इनपुट मेथड और दूसरा था आउटपुट मेथड। ठीक है, आउटपुट मेथड मतलब हमने कितना पार्ट कस्टमर को कंप्लीट कर कर दे दिया, सर्टिफिकेट मिल गया उसका कंप्लीशन का। दूसरा ये था आउटपुट मेथड। इनपुट मेथड का मतलब हुआ कितना कॉस्ट आप इनकर कर चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका एक्सपेक्टेड आउटकम लॉस आ रहा है, ये तो बात थी अगर आपका एक्सपेक्टेड आउटकम प्रॉफिट आता है। अगर आपका एक्सपेक्टेड आउटकम लॉस आ रहा है तो देन इन दैट केस वो एक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हम IAS 37 प्रोविजंस कॉन्टिजेंट एसेट्स एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज में पढ़ते हैं। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर तो किया था प्रॉफिटेबल मान के, लेकिन सर्कमस्टांसेस में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए कि वो लॉस का कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। इफ द एक्सपेक्टेड आउटकम इज अ लॉस, द होल ऑफ द लॉस शुड बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड। क्यों? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से। नेक्स्ट, अगर आप ये पता नहीं लगा पा रहे हो कि आपका जो ओवरऑल आउटकम है वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आप लोग एक काम करो, आप उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दो जितनी आपकी रिकवरेबल कॉस्ट है, मतलब वो कॉस्ट जो आप कस्टमर से रिकवर कर लोगे। अगर कुछ ऐसा पार्ट बचता है जो आप रेवेन्यू का, जो आप कस्टमर से, जो इररिकवरेबल कॉस्ट है, हमने उसके अगेंस्ट का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना। सो ये तो बात थी रेवेन्यू और प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड, या रेवेन्यू या कॉस्ट से रिलेटेड। अब जो क्लैरिफिकेशन आया है वो आया है कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी से रिलेटेड। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सो ये पुराना स्टडी मैट के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट था वो कब आता था, जितनी आपने कॉस्ट इनकर की आज तक की प्लस जितना आपने प्रॉफिट इस पे लिया, ठीक है, आज तक का प्रॉफिट या लॉस। अगर आपका बिलिंग अमाउंट उससे कम है, मतलब आपने आउटपुट जनरेट करके दे दिया 1 लाख का बट आपने बिल किया अमाउंट सिर्फ 80,000 का, तो जो बचा हुआ 20,000 है वो क्या कहलाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपने कॉस्ट इनकर जो की या प्रॉफिट आज तक का इनकर किया 80,000 का, लेकिन बिल कर दिया है आपने 1 लाख का, मतलब ज्यादा का बिल कर दिया, ये जो 20,000 एक्सेस बच जाएगा ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। IFRS 15 के अकॉर्डिंग
हमने रेवेन्यू और कॉस्ट तो रिकॉग्नाइज करना ही करना है, साथ के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी करनी है। नो डाउट जो चेंज हुआ है उसमें भी यही अप्रोच फॉलो की गई है, यही 3 स्टेप्स है, ठीक है। और इसी तरह से आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आएगा। बट पहले क्या था, जो इससे पहले स्टैंडर्ड था हमारे पास, उसमें क्या दिया हुआ था, उसमें ये था कि IFRS 15 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की गाइडेंस दी। अब उसके बाद एक स्टैंडर्ड हुआ करता था IAS 11। IAS 11 बात करता था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की। जब IFRS 15 एप्लीकेबल हुआ तो ये स्टैंडर्ड जो है वो छोड़ दिया गया एंटिटीज ने। ऑल्दो मुझे नहीं पता ACCA एग्जामिनिंग कमेटी ने ऐसा अभी या टीम ने ऐसा क्यों किया, वैसे ये स्टैंडर्ड IAS 11 आपका बहुत पहले से हमने छोड़ दिया था। इसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि जो कैंडिडेट्स या जो एंटिटीज IAS 11 के अकॉर्डिंग अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहे थे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करने का, तो पहले मार्किंग दोनों की दी जाती थी। मतलब जो IAS 11 फॉलो कर रहा है या जो IFRS 15 फॉलो कर रहा है। ऑल्दो ये बहुत पहले प्रोविजन आ जाना चाहिए था, बट उन्होंने अभी एक्चुअली में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया कि अब जो सिर्फ मार्किंग दी जाएगी वो सिर्फ IFRS 15 के अकॉर्डिंग जो आपने सॉल्यूशन प्रेजेंट किया उसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी। IAS 11 को कंप्लीटली छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। तो अब ये IFRS 15 का प्रोविजन क्या कहता है ये आप लोग एक बार रीड कर लेना। ये वही सेम प्रोविजन है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट होगी, ठीक है। सो ये 2 मेजर चेंजेस थे जो FR में सेशन 22-23 के लिए प्रपोज किए गए थे। और छोटे छोटे चेंजेस हैं कुछ नेम में, जैसे वैल्यू इन यूज को अब क्या कहना है, ये सब वगैरह वो आप लोग एक बार रीड कर लेना। और ये जो फाइल है आपकी सिलेबस चेंजेस की, डिटेल की भी और समरी की भी, ये मैं आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कॉलम में ऐड कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू।